नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत और मैं हूं शीतलता यादव। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर सहित राजस्थान में इस बार मौसम का उलटफेर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मई महीने में बारिश ने सभी को चौंका दिया है। जहां इन दिनों हर साल 44 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली भीषण तेज गर्मी लोगों को सताती थी, वहीं इस बार मई माह में सर्दी और धुंध का मौसम होने से काफी ठंडक है। अलवर में मंगलवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस कारण तापमान में भी गिरावट आई है। एक तरफ जहां बारिश होने के चलते मौसम सुहावना हो रहा है, वहीं दूसरी ओर लोगों को मई माह में ठंड लग रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक मौसम की ये स्थिति अभी आगे भी बनी रहने की संभावना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार मई के महीने में तेज गर्मी और लू का मौसम रहता था, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इस मौसम में जहां दिन रात एसी कूलर चलते हुए दिखाई देते थे, वहीं अब पंखे चलाने पर भी सर्दी लगती है। सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद मौसम में ठंडक बढ़ गई है। मई माह में जहां एक और कूलर एसी की बिक्री ज़्यादा होती थी, वहीं अब बारिश होने के कारण दुकानदार ग्राहकों की बाट देखने में लगे हुए हैं। जी सर, बिल्कुल। अलवर में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान ने जिस प्रकार से अंदेशा जताया था कि उत्तर भारत के कुछ इलाकों में आंधी बारिश तूफान का असर रहेगा, तो अलवर भी उससे अछूता नहीं है। लगातार पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे बारिश लगातार जारी है। मौसम काफ़ी खुशनुमा बना हुआ है। मई के महीने में बारिश हो रही है, ये तो हमारे समय में पहली बार हम देख रहे हैं कि इस प्रकार का मौसम, लगातार बारिश है, ठंडा मौसम बना हुआ है। काफ़ी राहत मिली है लोगों को इससे। बिजली का जो खर्चे थे वो भी बचे हैं। पंखे, कूलर, एसी वगैरह सब बंद हो गए हैं, तो काफ़ी मेहरबानी। किसानों को किस तरह से? किसानों को भी इससे राहत मिली है। किसानों अब जो पानी, उसके लिए जो बिजली पानी की जो व्यवस्था थी, वो उसके लिए पानी की आपूर्ति हुई है। विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस साल यह 2 मई को मनाया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि लोगों को अस्थमा के बारे में जागरूक किया जाए। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के बाद अब अस्थमा के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल भारद्वाज ने बताया कि दुनिया में अभी लगभग 26 करोड़ लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। अस्थमा सांस से जुड़ी बीमारी है, जिसमें फेफड़ों में सांस की नलियों में सूजन आ जाती है। सूजन के कारण सांस की नली सिकुड़ जाती है और फेफड़े अति संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे अस्थमा ग्रसित मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है। अस्थमैटिक लोगों को धूल, ठंड, वायरस, हवा में प्रदूषण कई बार इस परेशानी का कारण बनते हैं। छाती में बार बार जकड़न, सांस लेने में दिक्कत और खांसी का होना अस्थमा के शुरुआती लक्षण हैं। वहीं बच्चों में रात या सुबह के समय बार बार खांसी, सीटी की आवाज आना, दम भरने अस्थमा के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। इनमें से किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो उस व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वहीं डॉक्टर भारद्वाज ने बताया कि अस्थमा पूरी तरह से ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन इसे नियंत्रित करके जिंदगी को जिया जा सकता है। इसके लिए कई तरह की थेरेपी और दवाइयाँ मौजूद है, लेकिन लोगों में सबसे ज़्यादा विश्वास इनहेलर को लेकर है। इनहेलर में टैबलेट और सिरप की तुलना में 20 गुना कम दवा व्यक्ति को देनी होती है। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में प्रतिदिन 15 से 20 मरीज इलाज के लिए आते हैं। जनवरी 2022 से अप्रैल 23 तक 15 महीने में 28,518 अस्थमा के रोगी मिले हैं। आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा एक तरह से फेफड़ों की एलर्जी को ही हम अस्थमा का नाम देते हैं। इसमें सांस की नलियों में सिकुड़न उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से रोगी को सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है। सांस में सीटी सी बजती हुई से नज़र आती है और वो घबराहट महसूस करता है। कई बार वो चलते चलते चक्कर खा के भी गिर जाता है और ऑक्सीजन लेवल भी कई बार सीवियर अस्थमा पेशेंट्स में कम हो जाता है। इसके लिए हम जांच मुख्य रूप से एक तो चेस्ट एक्सरे और एक स्पायरोमेट्री की सहायता से हम ये जांच कर पाते हैं कि ये रोगी अस्थमा का है या किसी सीओपीडी का है या किसी अन्य श्वास रोग की बीमारी का है। इस माह में यूजुअली अप्रैल मई के माह में, चूँकि पोलन काफ़ी फसलों की कटाई की वजह से ज़्यादातर पेशेंट्स अस्थमा के पोलन के ही होते हैं, जिनकी वजह से उन्हें एलर्जी होती है। तो इस माह में अस्थमा के रोगी यूजुअली पहले के मुकाबले काफ़ी संख्या में बढ़ जाते हैं। तो अप्रैल के माह के अंदर और मई के माह के अंदर इस रोगी के संख्या के अंदर अधिक बढ़ोतरी होने के कारण इस वजह से हम विश्व अस्थमा दिवस का हमेशा मनाया जाता है, ताकि इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। अस्थमा के लिए केवल इनहेलर्स ही सही हैं। इस बारे में लोगों को जागरूकता होनी चाहिए। जो लोगों के बीच में इनहेलर्स के प्रति भ्रांतियां हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। इनहेलर्स अस्थमा के लिए ही होते हैं, क्योंकि इसमें जो ओरल मेडिसिन्स होती हैं उनसे डोज काफ़ी मात्रा में कम होती है। जैसे कि 1 किलो की गोली की अगर हम बात करें, 1000 ग्राम की गोली इनहेलर के रूप में कुछ 0.1 माइक्रोग्राम के रूप में जाती है और वो सांस के माध्यम से लंग्स में जाकर वापस बाहर आ जाती है, जिससे
उसके जो बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, यूजुअली स्टेरॉइड्स अस्थमा में दिए जाते हैं, लेकिन हम इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स का प्रयोग करते हैं ताकि मरीज को कोई शारीरिक परेशानी भी ना हो और वो सिम्टम्स उसके कंट्रोल रहें। अगर पेशेंट अपने इनहेलर्स पे है तो उन्हें अपने इनहेलर्स को रेगुलर रखना चाहिए। अगर उनकी डोज बढ़ानी है या उनकी डोज बढ़ाने के बाद भी, इनहेलर्स की डोज बढ़ाने के बाद भी पेशेंट्स को आराम नहीं आ रहा, तो उन्हें अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। कई बार ऐसे पेशेंट्स में चूंकि अभी वायरल शहर में गर्मी की शुरुआत होते ही चारों तरफ पेयजल किल्लत देखने को मिल रही है, जिसको लेकर मंगलवार को वार्ड नंबर 1 के स्थानीय लोग पार्षद दुर्गा सिंह के साथ मनुमार्ग जलदाय विभाग पहुंचे और विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में चल रही पेयजल समस्या से अवगत कराया। स्थानीय पार्षद दुर्गा सिंह ने बताया कि वार्ड नंबर 1 में पिछले काफी समय से पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है। पानी की समस्या को लेकर काफी बार स्थानीय निवासियों सहित उन्होंने मनुमार्ग जलदाय विभाग कार्यालय आकर अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन आज तक पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि पानी की किल्लत होने से क्षेत्र के लोग दूर दराज से पानी भरकर लाने को मजबूर हैं। ऐसे में महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोग टैंकर से पानी मंगवाने को मजबूर हैं, क्योंकि पानी का टैंकर भी महंगा हो चुका है। इसलिए जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के लिए स्थानीय लोग आज जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को पानी की समस्या से अवगत कराया। नंबर 1 ए ब्लॉक डबल स्टोरी का मामला है, जहां अधिकारी लेवल के भी आदमी रहते हैं। पूरी यूआईटी वहाँ बसी हुई है, पूरे अधिकारी यूआईटी के हैं, तब भी इन लोगों की ये स्थिति है। करीबन 3 साल से यहाँ पानी की सिंगल बूंद आई नहीं है और यहाँ कई महिलाएं आई हुई हैं और साथ में बच्चे भी हैं, काफ़ी दिनों से परेशान हैं। और इनकी समस्या का समाधान करने की पहले भी कोशिश की पर कोई सुनवाई नहीं है। अब यहाँ हम जलदाय विभाग पे आए हुए हैं मनुमार्ग पे, तो कमल नारंग जी एक्शन की जो पोस्ट पे हैं वो मिले नहीं हैं। अभी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं जयपुर हूँ कोर्ट के अंदर। अभी एससी साहब को फ़ोन लगाया 4-5 बार तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, वो सीट पे मौजूद नहीं है। अब समय 11 बज रहे हैं, अब ये लोग बाग कहाँ जाएं? कितने समय से पानी की समस्या है? करीबन 3 साल हो गए पानी की समस्या। एनएबी थाना क्षेत्र के योगनगर में एक मकान के अंदर घुसकर एक महिला ने झगड़ा करते हुए कार के शीशे तोड़ दिए। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां एक महिला मुंह पर कपड़ा बांधकर स्कूटी लेकर आती है और घर में घुसकर मकान मालिक से झगड़ा करते हुए डंडे से गाड़ी के शीशे तोड़कर फरार हो जाती है। मकान मालिक धर्मेंद्र कुमार खत्री ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है। मकान मालिक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि वह घर से बाहर गया हुआ था। इस दौरान उसकी पत्नी मंजू बाला घर पर थी। पीछे से एक महिला गुस्से में आई और उसने आते ही मंजू बाला से झगड़ा शुरू करते हुए गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और मौके से फरार हो गई। फिलहाल पुलिस अभी तक इस पूरे मामले की जाँच करने में जुटी हुई है। 60 रोड योगनगर में रहता हूँ। मेरी मिसेज घर पे अकेली थी और एक लेडी डंडा और चैन लेके आई, मेरी मिसेज से झगड़ा, जान से मारने की धमकी दी और गाड़ी के शीशे लाइटें वगैरह तोड़ दी सारी कार के, और धमकी दे गई मैं दोबारा आऊँगी तेरे को मारूंगी मिसेज से। अब मैं रात को घर पे आया था, मिसेज ने बताई सारी बात और ऐसे बात है। मैं एनडी में भी रिपोर्ट दर्ज कराई है। सारी रिकॉर्डिंग कैमरे में आ गई, सीसी कैमरे में जो आई थी घर पे तोड़-फोड़ करी उसने, सारी रिकॉर्डिंग आ गई। नगर परिषद के कांग्रेसी पार्षदों ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से पार्षदों ने परिषद द्वारा जारी किए गए फर्जी पट्टों के मामले में कार्यवाहक सभापति सहित दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वरिष्ठ पार्षद नारायण साइवाल ने बताया कि नगर परिषद द्वारा फर्जी पट्टे जारी किए जा रहे हैं, जिसमें कार्यवाहक सभापति से लेकर सारे अधिकारी कर्मचारी लिप्त हैं। इस मामले की जांच होनी चाहिए कि इन्होंने वन विभाग की जमीन पर भी पट्टे जारी कर दिए हैं। इस संबंध में वन विभाग ने भी इनको नोटिस जारी किया है। इसके लिए एक जाँच कमेटी बनाई जानी चाहिए, जिसमें नगर परिषद, जिला प्रशासन, वन विभाग सहित संबंधित अन्य विभागों के कर्मचारी अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो नगर परिषद के खिलाफ धरने पर बैठा जाएगा। वहीं मनोनीत पार्षद गौरीशंकर विजय ने बताया कि पट्टे दिए जाने में काफी भ्रष्टाचार हो रहा है। इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच की जाए कि पट्टे वितरण में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं। इस संबंध में जिला कलेक्टर को भी पूर्व में पत्र दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उधर पार्षद प्रीतम यादव ने बताया कि नगर परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा वन विभाग की जमीन पर अवैध पट्टे जारी किए जा रहे हैं। इस संबंध में नगर परिषद आयुक्त और जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में फर्जी पट्टे जारी करने के मामले में नगर परिषद सभापति सहित दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
वहीं ज्ञापन के माध्यम से पार्षदों ने बताया कि नगर परिषद अलवर द्वारा इंद्रलाल गुर्जर पुत्र मोतीलाल गुर्जर निवासी जौहड़ पटेल नगर अलवर राजस्थान के हक में आवासीय लीज होल्ड पट्टा क्रमांक 132 दिनांक 26 मई 2022 राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट एक्ट 1961 के एक्ट 20 के अंतर्गत आबादी भूमि पर 40 वर्ष और इससे अधिक पुराने कब्जों के पट्टे रामायणी हनुमान मंदिर के सामने मोहल्ला जौहड़ा पटेल नगर अलवर राजस्थान की बाबत जारी किया गया है। यह पट्टा जिस भूमि की बाबत जारी किया गया है वह जगह रिकॉर्ड में वन विभाग की भूमि दर्ज है, जबकि पटवारी हल्का द्वारा उपरोक्त भूमि को आराजी खसरा नंबर 364 रकबा 0.67 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आबादी नगर विकास न्यास अलवर के नाम दर्ज होना जाहिर किया गया है। ज्ञापन में बताया कि कनिष्ठ अभियंता नगर परिषद तथा स्टेट ग्रांट एक्ट पट्टा इंचार्ज राजकुमार सैनी और लिपिक दीपक जोशी वगैरह ने कार्यवाहक चेयरमैन और तत्कालीन आयुक्त के साथ मिलीभगत कर गलत तथ्यों के आधार पर जारी किया गया है। पट्टे की पत्रावली में जिस भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उस भूमि वाली जगह के कार्यवाहक चेयरमैन स्वयं पार्षद भी हैं, जो राजनीति में भी अपना अच्छा दखल रखते हैं। वहीं ज्ञापन में बताया गया है कि ये पट्टा समस्त कानून कायदों को ताक पर रखते हुए विधि विभाग और एटीपी की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर बिना गूगल लोकेशन लिए जारी किया गया है। यह कि उपरोक्त पट्टा नगर परिषद अलवर के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आपस में मिलकर फर्ज कार्य करते हुए जारी किया गया है। ज्ञापन में मांग की है कि उपरोक्त पट्टा जारी किए जाने में शामिल समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा है कि आज हम एसपी साहब से मिले हैं। पूर्व में हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन के माध्यम से शिकायत की है कि अलवर कार्यवाहक सभापति द्वारा फर्जी पट्टे वन क्षेत्र में दिए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने आयुक्त महोदय, कलेक्टर साहब और वन विभाग में की है। आज हम एसपी साहब से यह अनुरोध कर रहे हैं कि इसमें एफआईआर दर्ज हो और निष्पक्ष जांच हो। वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जांच को दबा रहे हैं। इसमें जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी चाहे वो सभापति हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कीर्तन जी, आप कांग्रेस के ही पार्षद नजर आ रहे हैं, सभी सरकार प्रदेश में कांग्रेस की है, क्या कांग्रेस लीडरों का इस ओर ध्यान नहीं है? नहीं, बिल्कुल ध्यान है बाकायदा। हम तो ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो ये फर्जी आमजन तो गरीबों को तो परेशान कर रहा है और अपने सीट का दुरुपयोग करके फर्जी पट्टे बांट। ज्ञापन में ये है जो नगर परिषद में भ्रष्टाचार हो रही है, मतलब जो पट्टे मिली भगत से दिए जा रहे हैं, उनके संदर्भ में हमने एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो जांच हो वो निष्पक्ष जांच हो, इसमें पता लग जाएगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा, और हम इसके खिलाफ हैं। और हमारी पार्टी हमें से रिलेटेड मामला है, तो आपको जिला प्रशासन को ज्ञापन देना चाहिए था या नहीं? कलेक्टर साहब को यहाँ एसपी साहब को मिले, उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का काम है, जिन्होंने भ्रष्टाचार में देखिए, नगर परिषद के द्वारा समस्त अधिकारी एईएन, जेईएन, एक्शन, सभापति, कमिश्नर, इन सब की मिली भक्ति होने के कारण फर्जी पट्टे वितरण किए गए और आम जनता को पट्टों के लिए भटकना पड़ा। 1 साल 1.5 साल होगी। तो आज हम एसपी साहब के पास में सभी पार्षद ज्ञापन देना है कि इन पट्टों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जो व्यक्ति दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इनके एफआईआर दर्ज की जाए। और वन विभाग ने भी इनको नोटिस जारी किया है नगर परिषद को कि आपने हमारी ज़मीन में पट्टा दे दिया गया है। जब वन विभाग इसको साबित कर रहा है तो इसमें ईंट-पट की जरूरत ही नहीं है, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और हम सरकार से मांग करते हैं, जब सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो इसमें तुरंत प्रभाव से संज्ञान ले और इनको पद से हटाएं। और ये पद पे रहेंगे तो उसका दुरुपयोग होगा, दबाव बढ़ेगा। तो हमारा तो यही है कि हम सभी पार्षद आए कांग्रेस के, हमारे साथ जो साथ हैं। जिला प्रशासन से भी जांच होनी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इसकी एक कमेटी, मैं कह रहा हूँ इसकी एक अगर ईमानदारी अगर रखता है प्रशासक तो एक जांच कमेटी बना, इसके अंदर एक पीडब्ल्यूडी का आदमी होना चाहिए, एक तहसील का आदमी होना चाहिए, एक कानून का होना चाहिए, एक वन विभाग का होना चाहिए, एक नगर परिषद का होना चाहिए। ये मिलकर 5 आदमी की टीम बने। और वास्तव में के अधिकारियों को जांच में लगाया तो नहीं, देखो अगर अधिकारी अगर इनके फेवर के लगा दिए, ये जांच हो जाएगी। पूर्व में भी फैला अखबारबाजी बहुत हुई थी, लेकिन जांचों को दबा दिया गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। अगर खुली में चेतावनी है, अगर इस तरह की अगर कोई बात हुई तो हम धरने पे बैठेंगे नगर परिषद गेट पे।
मोती डूंगरी स्थित चाइल्ड लाइन और मानव तस्करी यूनिट ने कार्यवाही कर 4 बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया है। चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर मुकेश ने बताया कि मानव तस्करी यूनिट और चाइल्ड लाइन को सूचना मिली कि हनुमान सर्किल और अग्रसेन सर्किल पर 4 नाबालिग बच्चे भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। इस सूचना पर मानव तस्करी यूनिट और चाइल्ड लाइन की टीम मौके पर पहुंची, जहां से चारों बच्चों को पकड़कर कार्यालय लाया गया, जहां चारों नाबालिग बच्चों की काउंसलिंग की गई और इसके बाद चारों बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां से उनको अस्थायी आश्रम पर भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि 1 मई से चाइल्ड लाइन और मानव तस्करी यूनिट द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों पर भिक्षावृत्ति करने वाले नाबालिग बच्चों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत चाइल्ड लाइन और मानव तस्करी यूनिट लगातार भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को पकड़कर उनकी काउंसलिंग करने में लगी हुई है। अभी राजस्थान पुलिस की तरफ से भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम उमंग प्रथम है और उसके तहत ही कल चाइल्ड लाइन और पुलिस की मानव तस्करी विरोधी यूनिट टीम जो है वो भिक्षावृत्ति की कार्रवाई करने के लिए अलवर शहर में गई थी और अलवर शहर के हनुमान सिंह चौराहे और अग्रसेन चौराहे के आसपास से वहाँ पर 4 बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करा के लेकर आए, जिसमें 2 लड़की हैं और 2 लड़के हैं। इन सभी बच्चों को लेकर आके ऑफिस लेकर आए, उनकी काउंसलिंग की और उसके बाद उनको बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजेश शर्मा जी के समक्ष पेश किया गया और अध्यक्ष साहब का आदेश अनुसार उनको अभी अस्थायी आश्रय के लिए होम में रखा हुआ है। अभियान कब से चलाया गया, कब तक चलेगा? ये अभियान है जो 1 मई से शुरू हुआ है और 31 मई तक चलेगा, जिसमें रेगुलर ऐसे जो बच्चे हैं जो भिक्षावृत्ति में लिप्त होते हैं या जहाँ भिक्षावृत्ति की संभावना होती है वहाँ पे उनको सर्वे करना और भिक्षावृत्ति न करने के लिए उनको। जिले में एक बार फिर रेगिस्तान के जहाज ऊंटों की तस्करी का मामला सामने आया है। अलवर की बड़ौदा में थाना पुलिस ने राजस्थान से हरियाणा जाते एक ऊंट और उसके 4 बच्चों को बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि बड़ौदा में थाना पुलिस और QRT टीम ने गश्त के दौरान दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 29 अप्रैल की रात को कार्रवाई करते हुए एक टेम्पो को रोका। उसमें हरियाणा के फिरोजपुर झिरका निवासी 2 जने थे, जिसमें एक वयस्क ऊंट और उसके 4 बच्चे थे। पूछताछ करने पर टेम्पो चालक ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उनके पास ऊंट ले जाने की कोई परमिशन नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में ऊंटों को ले जा रहे दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया और ऊंट बरामद किए हैं। इसके अलावा प्रयुक्त वाहन को भी बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में पशु क्रूरता अधिनियम और चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। ये आरोपी हरियाणा के फिरोजपुर झिरका में लगने वाले हॉट में ऊंटों को बेचने के लिए जा रहे थे। वहीं इससे पहले वर्ष 2015 में इस तरह की तस्करी का मामला पकड़ा था। वर्ष 2015 से पहले अलवर के रास्ते हरियाणा ले जाने के काफ़ी मामले सामने आते थे, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद ऊंट तस्करी के मामले पर विराम लग गया था। एक बार फिर ऊंट तस्करी का मामला सामने आया है। ये रेगिस्तान के अन्य इलाकों नागौर, टोंक और अजमेर सहित आसपास के जिलों से ऊँटों को भरकर लाते हैं और हरियाणा बेचने जाते हैं। माना जाता है कि ऊँट का मांस महंगे दामों पर बिकता है। देखिए 29 अप्रैल को रात्रि में जो एक्सप्रेस हाईवे पर QRT गश्त कर रही थी, उन्होंने एक टेम्पू को रुकवाया। उसके अंदर एक वयस्क ऊँट और 4 ऊँट के बच्चे थे और 2 व्यक्ति थे जो हरियाणा के रहने वाले हैं, फिरोजपुर के, जो इनको ले जा रहे थे। जब उनसे पूछा तो उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था कि वो ये कहाँ से ला रहे हैं और कहाँ ले जा रहे हैं, और ना ही उनके पास कोई परमिट या इस तरह का कागज़ था, क्योंकि ऊँट राज्य पशु है और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको सक्षम मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ती है। इसलिए पुलिस ने उनको एक प्रकरण दर्ज किया पशु क्रूरता अधिनियम में, और जो ऊँट थे उनको रेस्क्यू करके एक गौशाला में अभी छुड़वाया गया है और वो गाड़ी जब्त करके उन आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। अब इसमें अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा कि ये कहाँ से आए और इसमें क्या रहा। 2 आरोपी ये कहाँ ले जाना बता रहे थे? ये हाँ, ये इसको कहना था इनका कि ये फिरोजपुर में जो पशु हाट है उसमें इनको बेचने के लिए ले जा रहे थे। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 25 वर्षीय युवती ने अपने घर में जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसको परिजनों ने अचेत अवस्था में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक युवती का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों की जांच करने में जुटी हुई है। शिवाजी पार्क थाने के हेड कांस्टेबल अमृत लाल ने बताया कि तिजारा फाटक के समीप गणपति विहार की रहने वाली चेतना नाम की युवती ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसके बाद युवती के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सूचना मिली कि गणपति विहार तिजारा फाटक श्याम बाबू की लड़की है, उम्र
नाम चेतना है, उम्र करीब 25 साल है, जो जहरीला पदार्थ खाकर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हुए। कितनी उम्र बताई जा रही है? उम्र करीब 25 साल है। कोई कारण बताया जा रहा है? कारण कोई नहीं बताया जा रहा है, इसकी जांच की जाए। नेक कमाई समूह की ओर से डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट के सहयोग से अलवर में 4 बेटियों का एक साथ कन्यादान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बाल आयोग की सदस्य वंदना व्यास ने कहा कि अलवर तपोभूमि है जिसने पूरे प्रदेश की नई सीख दी है। जिसने पूरे प्रदेश को नई सीख दी है। इन बेटियों को पहले स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाना और उनकी शादी में सहयोग करना सराहनीय कार्य है। सरकार जरूरतमंद बेटियों की शादी में कई योजनाओं के माध्यम से सहयोग कर रही है। अलवर जिले में सामाजिक और न्यायिक अधिकारिता विभाग ने सराहनीय कार्य किया है। किसी गरीब को आगे बढ़ाने का जिम्मा सामर्थ्यवान लोगों का नैतिक कर्तव्य है, जिसमें शिक्षा का दान आवश्यक है। मुझे लगता है कि यदि कोई व्यक्ति समाज के लिए कार्य कर रहा है तो आगे आने के मौके तो उसको बहुत सारे मिलते ही जाएंगे, और वो सभी डिपेंड करता है कि ईश्वर की क्या कृपा होती है, क्या परिस्थितियां होती है, वो उन पर करता है। पर मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति का दायित्व है कि अपने समाज के उत्थान के लिए वो कार्य करे। ईश्वर ने उसे सक्षम बनाया है तो और लोगों के लिए पुनरुत्थान के लिए जीवन में जो भी कार्य करना संभव हो सके वो कर पाए। और मेरे जीवन का तो विशेषकर यही उद्देश्य है कि मैं शुरू से ही महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य करते आई हूँ। लगभग 12 वर्ष से मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ और आगे भी जीवन पर्यंत कार्य करती रहूँगी। राजनीति अलग विषय है, उसके लिए मौका मिलता है नहीं मिलता है, उसके लिए तो ईश्वर है और समय और परिस्थितियां जैसी होंगी वैसा कार्य किया जाएगा। राजनीतिक परिवार से हैं और आपने जवाब भी बड़ी कुशलता से दिया। चलिए आप हम ये पूछते हैं कि आपको यहाँ आकर कैसा लगा कन्यादान कार्यक्रम? जी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कन्यादान जो करना होता है वो बहुत ही महान कार्य है, बहुत ही बड़ा दान माने गया हमारे पुराणों में, शास्त्रों में भी। तो ऐसे पुनीत कार्य के लिए जो आज नेक कमाई समूह द्वारा जो आज कन्यादान का एक यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है, मुझे लगता है ये बहुत ही पुनीत कार्य है। और इस कार्य के लिए मैं सभी समूह के जितने भी लोग हैं नेक कमाई के, उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और उन बच्चियों के लिए यहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं जो किसी भी प्रकार से जिनके परिवार सक्षम नहीं है या कम सक्षम है, उस तरह का उनको जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए। तो आगे भी मैं चाहती हूँ कि ये समूह अपने इस नेक जो इनका गोल है उसको आगे बढ़ाते रहें और हम सभी मिलकर इस पुनीत कार्य में इनका सहयोग करते रहें और आगे भी ये सब। राजर्षि अभय समाज के मंदिर भ्रतरी धाम मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर मंगलवार को अखंड रामायण पाठ से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि 3 मई बुधवार को होने वाले मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर मंगलवार को विधि विधान से अखंड रामायण पाठ प्रारंभ हुआ, जिसका समापन 3 मई को होगा और इसके पश्चात हवन कार्यक्रम विधि विधान से किया जाएगा। इसके पश्चात सभी के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जाएगी। महामंत्री ने बताया कि मंगलवार रात्रि 8 बजे समाज के पदाधिकारियों, कलाकारों और स्वयंसेवकों द्वारा दिवंगत कलाकारों को पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। राजेंद्र प्रसाद शर्मा, महामंत्री श्री राजर्षि अभय समाज अलवर। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भर्तृहरि धाम श्री राजर्षि अभय समाज में स्थित मंदिर का 25वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। आज 2 तारीख को प्रातः 8 बजे श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ प्रारंभ किए गए, जो कि कल सवेरे समापन के पश्चात हवन यज्ञ होगा। उसके पश्चात सभी कलाकारों, स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं को प्रसाद वितरण किया जाएगा। ये हम पिछले 25 वर्ष से करते आ रहे हैं। बड़ी खुशी का अवसर है ये, सभी लोगों में बड़ा उत्साह। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के ग्राम तिनकीरोड़ी में साईं बाबा और शिव परिवार की मूर्ति स्थापना की गई। वहीं इस अवसर पर विशाल भंडारा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान आयोजित हुए कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। वहीं पीसीसी सचिव ललित यादव, समाजसेवी इंद्र यादव, कोटकासिम प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी, मेजर कविता यादव, महेश गुप्ता, सुनील कौशिक विशिष्ट अतिथि रहे। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने की।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत और विधायक मंजी चौधरी ने शिव परिवार और साईं बाबा मंदिर का उद्घाटन फीता काटकर किया। इसके बाद विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर शिव परिवार और साईं बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यहां आयोजित हुए भंडारे में अनेक श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर सरपंच उदय सिंह, शैतान सिंह, पवन, मोनू जाट, नरेंद्र, विजय, उमेश पंच, हितेश, राकेश सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। थानागाजी के समीपवर्ती डेरा गांव में मंगलवार को कई दिनों से लापता युवती का शव कुएं से निकाला। इस दौरान थानागाजी पुलिस उप अधीक्षक मनराज मीणा, थानागाजी थाना अधिकारी राजेश मीणा की उपस्थिति में डेरा गांव में 30 वर्षीय प्रियंका योगी का शव निकाला गया। इसके बाद शव को थानागाजी अस्पताल पहुंचाया गया। थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि प्रियंका योगी मानसिक विक्षिप्त थी, जो पिछले 4 दिन से लापता थी। परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में दी हुई थी। मंगलवार को ग्रामीणों की सूचना पर शव को कुएं से बरामद कर लिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए थानागाजी अस्पताल में रखवा दिया गया है। आगे की कार्यवाही जांच पोस्टमार्टम के बाद की जाएगी। मेरे छोटे भाई की बहू है, 4 दिन से लापता थी। क्या नाम है इनका? प्रियंका। कितनी उम्र इनकी? 30-32। कितने बच्चे इनके? एक लड़की है। अच्छा। और डेरा गांव के कुएं में मिली है, शव मिला है उसको। पुलिस थाना क्या कारण आज शव कुएं में क्यों मिला? क्या बीमार थी? क्या मानसिक रूप से वो था, मानसिक रूप से बीमार। हमें ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली थी कि कोई महिला का शव कुएं में पड़ा है, जिस पर मैं और सीओ साहब डेरा गांव पहुंचे थे, जहां पर एक महिला कुएं में पड़ी हुई थी, जिसको बाहर निकाल के हॉस्पिटल लेकर आए, जहां मोर्चरी में रखा बॉडीज़ को। जब पता चला कि उस लड़की का नाम प्रियंका वाइफ ऑफ रामकिशन जोगी गुड़ा किशोरदासपुरा बताया, उसके परिवार वालों ने उसकी पहचान कर ली गई है। रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट आने पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा के आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिले के खेड़ी क्षेत्र से एकमात्र मुस्लिम परिवार का भारतीय सेना में एनएसजी कमांडो कमरुद्दीन खान सेना की नौकरी से सेवानिवृत्त होकर घर लौटा। यहां सर्व समाज के लोगों ने कमांडो कमरुद्दीन खान का ढोल नगाड़े और माला साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के दौरान कमरुद्दीन खान ने बताया कि सेना में उन्हें कई पदकों से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं उन्होंने बताया कि वह 1999 में भारतीय सेना में चयनित हुए थे, जिन्होंने सेना में विभिन्न पदों पर रहकर भारतीय सेना के एनएसजी कमांडो एवं ब्लैक कैट कमांडो की ट्रेनिंग लेकर ट्रेनिंग सेंटर में ही जवानों को ट्रेनिंग दी तथा काफी बार आतंकवादियों से लोहा ले चुके हैं और सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन पराक्रम में अहम भूमिका अदा की। उन्होंने अपने समाज सहित समाज के युवाओं से आह्वान किया कि बाहरी देशों के साजिश षड्यंत्रों में न आकर भारत देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा अपनी जान न्यौछावर करने सहित अधिक से अधिक भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का आह्वान किया। इस मौके पर नसरुद्दीन खान, हाजी पटेल खान, वीरेंद्र नरूका, डॉक्टर मुजफ्फरनगर खान, नशरू खान, अमनदीप, पवन लोहिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सोचते ऐसा कर रहे हैं साहब, बड़ी देश सेवा में तो बड़ी मेहनत और लगन से काम किया था, और फिर जब अभी देश सेवा फिनिश हो गई, सेवानिवृत्त हो गए, तो ऐसा अपने समाज, अपने परिवार वालों के साथ में और गांव वालों के साथ में और अपने मिलने जुलने वालों के साथ में इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि उसका कोई सीमा नहीं है। किन किन पदों पर रहे थे आप? मैं अपना सबसे पहले तो 99 में इनरोलमेंट हुआ था मेरा, जब मैं एक सिपाही रैंक से भर्ती हुआ था। फिर उसके बाद में लेस नायक बना था, नायक बना था, हवलदार बना था, CHM बना था, फिर JCOH बना था। और फिर मैंने अभी देश सेवा में जिस भी यूनिट में रहा था, तो उसमें मैंने बहुत सह दिल से बहुत अच्छा वर्क किया था। और फिर उसके बाद में जिस जगह पे JDK में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, वहाँ पे कुछ आदमियों की, सिविल पब्लिक की, जो कि सद्भावना को मद्देनज़र रखते हुए अच्छे लोगों की बहुत अच्छी मेहनत की और अच्छी मदद की उनकी। और फिर आतंकवादियों का भी सामना करना पड़ा था और वो शर्तपूर्वक किया था। कितने पदक मिल चुके थे आपको? पदक मैंने कमांडोज, स्पेशल कमांडो जो कि इंडियन आर्मी का सबसे बेस्ट जो स्कूल है, बेलगांव स्कूल है, वहाँ पर कमांडो कोर्स होता है, वहाँ पर इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। और जो NSG मानेसर है, जहाँ स्पेशलिस्ट ब्लैक किट कमांडो होते हैं, वहाँ पर मैंने खुद ने ट्रेनिंग की थी और फिर मैं वहाँ पर इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। मैंने अपनी फौज को, इंडियन आर्मी को बहुत अच्छा मजबूत और तैयार किया था। अपने समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपने समाज के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी मतलब आर्मी के प्रति सजग रहें और नवयुवक पीढ़ी जो भी है वो आर्मी में से ज़्यादा मतलब सहयोग करें और फिर इन्वॉल्व हो, ताकि देश सेवा करने का मौका मिल सके। और जो आज के दौर में जो हिंदू मुस्लिम आपस में जो
विवाद या जो भी मतभेद हो रहे हैं उसको लेकर आप देश सेवा को से निकल के आए, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू मुस्लिम की जो आपस में लड़ाई है वो नथिंग है, वो हम उससे मतलब नहीं है हमें बिल्कुल। ये ओनली फॉर पॉलिटिक्स है और ये जो भी करवाते हैं ये सारे नेता लोग करवाते हैं और इन चीज़ों से हम बिल्कुल हट कर हम इस चीज़ में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहते और ना होंगे। हिंदुस्तान हमारा है और हिंदुस्तान हमारा है, जय हिंद जय भारत का नारा है। और फिर हमने मतलब जब आर्मी में ज्वाइन किया है तो कोई भी किसी प्रकार का कोई भी कैसा भी धर्म का बंदा हो उसको मतलब ये महसूस नहीं किया जाता ये धर्म का बंदा है। नो, इंडियन से, ऑल कैंडिडेट इंडियन से। बहरोड क्षेत्र के शेरपुर गांव में मंगलवार को जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने युवाओं के लिए ट्रैक और जिम का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि पंचायत समिति प्रधान कोटे से 8 लाख की लागत से ट्रैक और जिम का निर्माण करवाया गया था, जिसका जिला प्रमुख छिल्लर द्वारा उद्घाटन किया गया। इस दौरान जिला प्रमुख के शेरपुर पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा फूल माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं छिल्लर ने कहा कि अगर हमारा तन और मन स्वस्थ है तो हम हर कार्य को करने में सक्षम होंगे, इसलिए व्यक्ति का तंदुरुस्त होना जरूरी है। मुंडावर उपखंड की राव हीरालाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रतिभा खोज परीक्षा एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। विद्यालय निदेशक राजपाल यादव ने बताया कि प्रतिभा खोज परीक्षा के आयोजन में सफल रही प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य को केंद्रित कर पूरे मनोयोग से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। वहीं विद्यालय के ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर विद्यार्थियों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य हेमंत कुमार यादव, अजय पाल यादव, योगेश दीपक, मोहन लाल, प्रियांशु यादव सहित विद्यालय परिवार एवं अभिभावक गण मौजूद रही। समाचारों में वक्त हो चला अब एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत और अब चलते हैं खबरों की ओर। खैरतर थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी जानकारी देते हुए खैरतर थाना अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि कस्बे के निकटवर्ती वल्लभ ग्राम फाटक के पास ट्रेन से कटने से एक युवक की मौत हो गई। जांच में पाया कि वल्लभ ग्राम निवासी रोजदीन मोहम्मद के 16 वर्षीय पुत्र अरमान की दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही गरीब रथ ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया, जिसे खैरतर सैटेलाइट हॉस्पिटल की मॉर्चरी में पहुंचाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। बड़ौदा में कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी से 6ठी तक के विद्यार्थियों की इंग्लिश मीडियम की कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। विद्यालय प्रधानाचार्य रमेश पालीवाल ने बताया कि विद्यालय में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी सहित 1ली से 6ठी तक की रिक्त सीटों पर अंग्रेजी माध्यम हेतु प्रवेश दिया जाएगा। अतः सत्र 2023-24 में लॉटरी के माध्यम से रिक्त पदों पर अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन हेतु प्रवेश दिया जाएगा। इसमें एक व्यक्ति कार्यक्रम अनुसार अपने बच्चों के प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है। मैं प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बड़ौदा में हमारे यहाँ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एवं कक्षा 1 से 6 तक रिक्त पदों पर अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करने हेतु बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है, जिसकी समय सारणी यह रहेगी कि 3 तारीख को तो विज्ञप्ति जारी होगी, 4 तारीख से लेकर 9 मई तक प्रवेश लेने वाले जो बच्चे हैं उनसे फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। 11 तारीख को जिन बच्चों ने आवेदन किया उनकी लिस्ट जारी की जाएगी एवं 12 तारीख को लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित बच्चों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उन्हें 15 तारीख को प्रवेश दे दिया जाएगा एवं 1 जुलाई से उनका अध्ययन प्रारंभ हो जाएगा। मेरी यह कस्बे वासियों से निवेदन है कि अपने अधिक से अधिक बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश दिलाकर सरकार की योजना का लाभ उठाएं।
नौगावा तहसील की ग्राम पंचायत रसगन के संत श्री लालदास उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से टैलेंट सर्च प्रतियोगिता 9 अप्रैल 2023 को विद्यालय परिसर में आयोजित कराई गई थी, जिसमें लगभग 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यालय परिवार की ओर से मंगलवार को परीक्षा के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान आयोजित हुए कार्यक्रम में विद्यार्थियों को मेडल, प्रमाण पत्र, माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान विद्यालय परिवार की ओर से अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। संस्था प्रधान ओम चंद ने बताया कि इस प्रतियोगिता को कराने का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा को बढ़ावा देना है, ताकि बच्चों में छुपा हुआ टैलेंट निकलकर बाहर आ सके और समाज के सामने उनकी प्रतिभा की सराहना हो सके। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को नगद राशि के साथ साथ माला, प्रमाण पत्र, मेडल और साफा पहनाकर नवाजा गया। इस प्रतियोगिता में संत श्री लालदास उच्च माध्यमिक विद्यालय के अलावा कई गांव के विद्यालयों के लगभग 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इस दौरान मनीष वर्मा और बलजीत सिंह मोहर ने अपने संबोधन में बच्चों को शिक्षा की ओर हमेशा अग्रसर रहने के लिए उदाहरण देते हुए प्रभावित किया। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधन सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आज श्री लालदास उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा टैलेंट सर्च एग्जाम में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों को प्रतिभा सम्मान, मेडल और उनके साथ में उनको प्रमाण पत्र देकर उन बच्चों को सम्मान किया गया। ये परीक्षाएं 9 मार्च को अपने रसगन क्षेत्र के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें समस्त बच्चों ने भाग लिया। लगभग इसमें करीब 200 पौने 200 बच्चों ने लगभग भाग लिया है और इसमें अपने क्षेत्र की प्रतिभाओं को उजागर करना और उनको मंच पे लाना और उन बच्चों को अपने क्षेत्र में एक परीक्षा का मुहिम चलाना, जिससे हमारे क्षेत्र की प्रतिभाएं आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। इसलिए ये संत लालदास स्कूल और समस्त स्टाफ ने मिलकर ये कार्य योजना बनाई और इसके साथ में श्रीमान हमारे अतिथि जी हितेश भारद्वाज जी, पीओ श्री मनीष वर्मा जी चीरवा, श्री छगनलाल जी पत्रकार साहब नौगावा से और समस्त इस क्षेत्र के अभिभावक और समस्त बच्चों ने इसमें अति उत्साह दिखाते हुए परीक्षा में भाग लिया तथा हमारा ये सबसे बड़ा मिशन अपने क्षेत्र को एक साइंस में और पढ़ाई के बारे में सही रास्ते दिखलाने का उद्देश्य है, जिससे हमारे माँ बाप अनपढ़ हैं और बच्चे भी इस क्षेत्र के बारे में नहीं जानते। ये समस्त जो टीम है और ये पूरे टीचर्स स्टाफ है या सभी जो बुलाए गए अतिथि उनके द्वारा बच्चों को मार्गदर्शन किया जाए, जिससे हमारा क्षेत्र में एजुकेशन का स्तर सुधरे तथा बच्चों को सही मार्ग। रैफल्स विश्वविद्यालय निमराना एवं स्वावलंबी भारत अभियान के संयुक्त तत्वाधान में प्रबंधन विभाग द्वारा 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान विषय पर 1 मई को कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया, जो 2 मई तक आयोजित हुई। कॉन्फ्रेंस संयोजक प्रोफेसर संजीव कुमार ने बताया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की उपयोगिता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। संयोजक ने भारतीय उद्योगों के भी चीनी उद्योगों की राह पर चलने की इच्छा भी जाहिर की। समारोह की मुख्य वक्ता सह समन्वयक अखिल भारतीय स्वावलंबी भारत अभियान एवं सबरी फार्म सवाई माधोपुर अर्चना मीना ने उद्यम की महत्ता बताते हुए पर्यावरण की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। महिलाओं की उद्यम और कार्य जगत में विभिन्न समस्याओं को पूरी चर्चा के दौरान केंद्र में रखा गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष इंडस्ट्री एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स भिवाड़ी RN सिंह ने बताया कि कैसे एक शिक्षित युवा नौकरी मांगने की बजाय उद्यम करके अनेकों लोगों का जीवन बदल सकता है। वहीं कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर गडांगी इंदिरा ने अपने विचार रखते हुए विश्वविद्यालय के प्रबंधन विभाग को बधाई दी और इस अद्वितीय पहल की प्रशंसा की। इस अवसर पर गोविंद गर्ग, देवेंद्र अग्रवाल, शशांक झालानी, रितु रावल सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में खुशबू, रचना, जोनू, गणेश, चंचल, महीप सहित अन्य विद्यार्थी भी मुख्य भूमिका में दिखे। कनाडा में यूनिवर्सिटी चालू की तो मेरी बारी आई। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे बुलाया जाएगा। इट वॉज ए ग्रेट चांस। तो मैंने इंग्लिश में शुरू किया तो पीछे से आवाज़ आई हिंदी में बात करिए। तो वो बात मेरे घर कर गई। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा।
एमएसएमई के बारे में मेरे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने बहुत अच्छे से एमएसएमई का इंडिया में क्या कंट्रीब्यूशन है उसको एक्सप्लेन किया। आज की तारीख में एमएसएमई की इतनी इम्पोर्टेंस है इंडिया में कि कुछ सालों पहले एमएसएमई की एक मिनिस्ट्री फॉर्म की गई और एमएसएमई को बढ़ावा देने की समझ गवर्नमेंट को आई। अभी अगर आप राजस्थान में ही देखेंगे, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो नए एंटरप्रेन्योर यहाँ से पढ़ाई करके। निमराना थाना पुलिस ने त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए मारपीट कर हत्या के आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी सुनीलाल मीना ने बताया कि 29 अप्रैल को महावीर और पवन साथ शराब पी रहे थे, तभी दोनों में झगड़ा हो गया, जिस पर पवन ने महावीर के साथ लकड़ी से मारपीट कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना को गंभीरता से लेते हुए थानाधिकारी द्वारा घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों में घटना का अवलोकन किया गया और आसपास के क्षेत्र में मुलजिम पवन कुमार पुत्र राधेश्याम वाल्मीकि निवासी वाल्मीकि मोहल्ला निमराना को दस्तयाब कर गहनता से अनुसंधान किया गया। इस दौरान पाया कि आरोपी और मृतक के बीच आपस में बातों बातों में झगड़ा हो गया और आरोपी ने मृतक के ऊपर जानबूझकर मारने की नियत से लकड़ी से वार किया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। महावीर स्नोब लालाराम ने दर्ज कराया था कि मेरे पुत्र अनिल और पवन कुमार आपस में शराब के नशे में झगड़ा हो गया था। पवन कुमार ने मारपीट कर दी थी, इस पर अभियोग पंजीबद्ध किया गया था, जिस पर पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। 302 में गिरफ्तारी हुई। 302। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ मंगलवार को निमराना और बहरोड क्षेत्र के पीपली ढूंढारिया सहित आधा दर्जन गांव के दौरे पर रहे। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा सांसद का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। वहीं सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि उनका यह फर्ज बनता है कि वे अपने क्षेत्र के विकास में पीछे नहीं रहें। इस दौरान सांसद ने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को बताया। वहीं सांसद ने बहरोड विधायक बलजीत यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि विधायक भ्रष्टाचारी है। विधायक ने जिस तरह स्कूल के बच्चे के सामान हो या नगर पालिका में झूठे बिल बगैर काम के उठाए हों, इन सब का खुलासा होगा और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इस दौरान सांसद के साथ अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज के कार्यक्रम जिस प्रकार से हम सभी ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर हम जा रहे हैं और योजनाओं के बारे में जो केंद्र की संचालित है उनके बारे में ग्रामवासियों को अवगत कराते हैं और साथ ही साथ जो ग्रामवासी ने और हमारे पूरे जिलों ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, सांसद निधि का जो बजट होता है वो सभी ग्रामवासियों के सम्मुख बैठकर उनको समर्पित करते हैं। सर, भ्रष्टाचार के आरोप विधायक पर लगे थे, खेल किट के दोषी किस तरह क्या देखते हैं उस मामले को? देखिए, ये आरोप नहीं है, उस व्यक्ति की कुंडली ही भ्रष्टाचारी है। आप उसकी कुंडली को देखेंगे तो उसमें हर जगह भ्रष्टाचार मिलेगा। वो हर स्थान पर हर जगह पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार करता है और भ्रष्टाचार ही उसका जीवन रहा है। ये आरोप नहीं है, ये सत्य है और इसकी सज़ा उनको सबको और उसको स्वयं उसको मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। और ये जो जनता का पैसा खाया है, चाहे क्रिकेट के बल्लों के माध्यम से हो, चाहे चून बेचने के माध्यम से हो, चाहे नगर पालिका में झूठे कामों को दिखाकर उनके बिल उठाने के माध्यम से हो, चाहे प्रॉपर्टियों का कब्जा दिलाने की काम हो, ये सब चीज़ों का हिसाब किताब आएगा और हिसाब किताब उनसे वसूला जाएगा और जो जनता का पैसा है वो वसूल कर जनता को दिया जाएगा और उनको उनके किए की सज़ा निश्चित रूप से मिलेगी। महाराज जी, मैं स्कूलों में गया हूँ तो प्रिंसिपल या टीचरों से जब मैंने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर हम कुछ नहीं बोल सकते। तो दबाव में है, क्या कारण? बिल्कुल दबाव में है, बिल्कुल दबाव में है, लेकिन अब समय आ गया है। अब आने वाले 3-4 महीनों में आप ऐसी ऐसी चीज़ें देखोगे और ऐसी ऐसी उस व्यक्ति की वास्तविकता तो देखो बहरोड जानता ही, ऐसा बात नहीं जानता, लेकिन अभी क्या सब लोग विवश थे, किसी न किसी तरीके से जीत गया, जीतने के बाद में आज वो विधायक कहलाता है, लेकिन वास्तविकता सबको पता है और जनता का तो समय अब आया है ना, जनता तो अपना निर्णय अब करेगी और आप जो लोगों का निर्णय देखना कि इस प्रकार का निर्णय रहेगा, ऐतिहासिक निर्णय रहेगा और ऐतिहासिक निर्णय में ऐसे लोग आपको ढूंढने से भी ये लोग मिलेंगे नहीं, इनको ढूंढ कर लाना पड़ेगा और इनको जेलों में डालना पड़ेगा। आज बिचपुरी गांव में जा रहे हैं, वहाँ पे जमीन का मामला था, कोर्ट ने भी स्टे दे दिया, किस तरह देखेंगे उसको? इसमें तो बहुत बड़े रूप में इन्होंने ज़मीन का जो ये बिल्डर था उसके साथ इन्होंने डील करी थी और इसमें कठुमर
कटुमर के भनोखर में 1 करोड़ 75 लाख की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण विधायक बाबूलाल बैरवा द्वारा मंगलवार को किया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में एससी वित्त आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा, सामाजिक कार्यकर्ता नंद किशोर मीना, पूनम मीना, बीरू बैरवा, पूजा मौजूद रही। वहीं विधायक द्वारा समारोह में विधायक कोटे से पीएचसी पर सीबीसी मशीन और एम्बुलेंस देने की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम के दौरान पूर्व घोषित पंचायत समिति कार्यालय शुरू कराने का आश्वासन भी विधायक द्वारा दिया गया। श्री महावीर जी पंचायत समिति क्षेत्र के रॉयल इंटरनेशनल स्कूल खेड़ा में इंटरनेशनल डांस डे मनाया गया। समागम की शुरुआत स्कूल डायरेक्टर बबलेश ने की। प्रिंसिपल केवी नायक और समूह अध्यापकों ने साझे तौर पर ज्योति प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान डायरेक्टर तथा प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों को इंटरनेशनल डांस दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बच्चों को भारतीय नृत्य पद्धति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि नृत्य एक कला है जिसके जरिए मन में उमड़े खुशी के भाव को बिना कुछ बोले दूसरों के सामने व्यक्त किया जा सकता है। नृत्य मानसिक तनाव से मुक्ति देता है और यह एक्सरसाइज का जरिया भी है। इस मौके पर बच्चों ने कई गीतों पर डांस पेश करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस मौके पर मारुति नंदन झा, अवधेश भारत, रुकमणी सहित काफी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। करौली जिले के वरिष्ठ पत्रकार शुभम तिवारी ने मानसिक और विमंदित बच्चों के साथ अपने बेटे कार्तिकेय तिवारी का जन्मदिन मनाया। वरिष्ठ पत्रकार शुभम तिवारी ने बताया कि उनके बेटे कार्तिकेय के 5 वर्ष का होने पर उसका जन्मदिन उनके द्वारा करौली के मानसिक विमंदित विद्यालय में मनाया गया। इस दौरान विमंदित बालकों ने भजनों पर नृत्य कर खुशी जाहिर की। तिवारी ने बताया कि उनके मन में बालकों के प्रति बड़ी सहानुभूति है। इस अवसर पर उनके द्वारा सभी विमंदित बच्चों को भोजन कराया और सभी से कार्तिकेय ने आशीर्वाद लिया। इस मौके पर एडिशनल प्रिंसिपल शिवानी शर्मा, विशेष शिक्षक वंदना शर्मा, पुष्पेंद्र लावण्या, अंकिता शर्मा सहित विशेष विद्यालय का स्टाफ प्रबंध समिति की सदस्य रमा सिंह जादौन भी मौजूद रही। तिजारा क्षेत्र में मंगलवार दोपहर बाद अंधड़ बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। करीब 3 बजे अचानक मौसम परिवर्तन हो गया, जिससे लगभग 3 मिनट तक जबरदस्त ओले गिरे, जिससे धरती सफेद हो गई। बारिश रुकने के बाद बच्चे ओले हाथ में लेते दिखाई दे रहे थे। क्षेत्र में ओलावृष्टि होने से सब्जियों की फसल में काफी नुकसान हुआ है। वहीं नाले की सफाई नहीं होने से पालिका प्रशासन की पोल खुलती नजर आई। बारिश के बाद रोड पर गंदा पानी भरता नजर आया। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मौसम में तेजी से बदलाव का दौर जारी है। सकट क्षेत्र में मंगलवार को दोपहर के समय मौसम ने करवट ली और ठंडी हवा के साथ आसपास घने काले बादल छा गए। इस दौरान आसमान में तेज गर्जना के साथ करीब 1 घंटे तक बेमौसम तेज बारिश हुई। साथ ही कुछ देर चने के आकार के ओले भी गिरे। तेज बारिश होने से और ठंडी हवा चलने से तापमान में गिरावट आ गई, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हुआ। कस्बे में झमाझम बारिश होने के बाद कस्बे के मुख्य सड़क मार्ग सहित अन्य रास्तों में नदी नालों की तरह बारिश का पानी बहने लगा। तेज बारिश के कारण मुख्य सड़क मार्ग से गुजरने वाले पैदल यात्रियों के साथ ही दुपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। क्षेत्र में तेज बारिश होने के कारण शादी विवाह कार्यक्रमों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कटुमर कस्बे में गाड़िया लोहार भोला बसंती की पुत्री रवीना के विवाह उत्सव पर श्रीधाम कदमखंडी सेवा समिति एंचेरा द्वारा भात पहनाया गया। यह सनातन धर्म की मिसाल कायम रखने का उदाहरण है। श्रीधाम कदमखंडी के अध्यक्ष विक्रम सिंह, संचालक राम बाबू शास्त्री, मीडिया प्रभारी भारत देशवाल, नरेंद्र फौजी, डब्बू, शिवशंकर, जितेंद्र, अमित, धर्मेंद्र, भूरा सहित सभी ने भात पहनाकर एक अनोखी मिसाल पेश की है। इस दौरान इनके द्वारा भात में 71 बर्तन, बेड, एलईडी सहित कन्यादान में नाक कान के सोने के आभूषण सहित 5100 रुपए नगद दान राशि भेंट की। गाड़िया लोहार भोला की बेटी रवीना के साथ लोहार संप्रदाय के सभी लोगों की इस उपकार को देखकर खुशी से आंखें नम हो गई। इस दौरान सभी ने श्रीधाम कदमखंडी सदस्यों को तिलक लगाकर आदर सत्कार करते हुए गले मिलकर आभार व्यक्त किया। मालाखेड़ा के ग्राम बीजवाड़ नरुका में एक नंदी पर असामाजिक तत्वों द्वारा धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं उसके गले में एक मोटा रस्सा कसकर बांधा हुआ था। गोजीव परमार्थ सेवा दल बीजवाड़ नरुका के सदस्यों द्वारा नंदी को रेस्क्यू करने के लिए काफी मशक्कत की गई, लेकिन लगभग 25 दिन बाद भी सफलता नहीं मिल सकी। वहीं रेस्क्यू के दौरान कई गौसेवक चोटिल भी हो गए। इसके बाद गौसेवकों ने उपखंड अधिकारी मालाखेड़ा को वन विभाग की सहायता के लिए ज्ञापन सौंपा, जिस पर उपखंड अधिकारी ने संज्ञान तो लिया, परंतु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई
और 5 दिन बाद तक भी कोई सहायता वन विभाग की ओर से नहीं मिल सकी। इतना ही नहीं, गौ सेवकों ने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को भी इस विषय से अवगत करवाया और सहायता मांगी, परंतु वहां से भी कोई उचित समाधान निकलकर नहीं आया। इन सब प्रतिक्रियाओं के बाद गौ सेवकों ने पशुपालन विभाग के LSA नरेश प्रजापति की उपस्थिति में संपूर्ण टीम के साथ बड़ी मशक्कत करते हुए रेस्क्यू कर नंदी को पकड़ा और गले में बंधे हुए मोटे रस्से को काटकर नंदी को LSA ने गौ सेवकों को सहायता से उचित उपचार प्रदान किया। इसके बाद गौ सेवकों ने घायल नंदी को बेहतर उपचार हेतु एम्बुलेंस की सहायता से भवानी तोप स्थित गोजीव परमार्थ सेवा संस्थान अलवर में भेज दिया। मालाखेड़ा कस्बे में मानव धर्म व्रत आश्रम में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर डॉक्टर सुरजीत सिंह द्वारा निःशुल्क लगाया गया। शिविर के दौरान मालाखेड़ा क्षेत्र सहित आसपास के लोगों ने कैंप में पहुंचकर अपनी आंखों की जांच करवाई। कैंप में करीब 140 लोगों ने निःशुल्क जांच करवाकर फायदा लिया गया, जिसमें 30 लोगों के ऑपरेशन किए जाएंगे। वहीं 110 लोगों को निःशुल्क चश्मे दिए गए। वृद्धाश्रम हमें फिलहाल 20 लोगों की रहने की हमने व्यवस्था की है। इसमें सुबह का नाश्ता होगा, दोपहर का लंच होगा, रात को डिनर होगा, उसके बाद में उनकी दवाई फ्री होगी, उनका इलाज फ्री होगा, जांच फ्री होगी, रहना सब फ्री होगा। यानी पूर्ण रूप से निःशुल्क सेवा होगी, किस प्रकार का उपचार नहीं लिया जाएगा। प्राथमिक उपचार में क्या क्या सुविधाएं? प्राथमिक उपचार में हम जैसे BP शुगर के लिए उनको चेकअप करना और उसको जो है मेडिसिन मुहैया कराना, ये हमारा प्रथम प्रयास रहेगा। हमारा जो ये हॉस्पिटल है डॉक्टर शराब चैरिटेबल हॉस्पिटल, ये 100 साल से पुराना अपनी आंखों के बारे में सेवाएं देता लगातार आ रहा है। जो मेन जो हमारी ब्रांच है वह दिल्ली में है, दरियागंज में। उसकी जगह जगह शाखाएँ जैसे अलवर, गुड़गांव, मेरठ, वृंदावन, बूंदी, लखीमपुर, उत्तराखंड। उसी प्रकार से जो हमारा जो सेकेंडरी जो सेंटर है और उसी के ये प्राथमिक जाँच केंद्र है मालाखेड़ा विजन सेंटर। यहाँ प्राथमिक जो उपचार किया जाता है, जैसे आंखों की जांच करना, उसमें क्या है जैसे चश्मे का नंबर है या किसी को गुठली पानी की दिक्कत है या कैटरेक्ट है, तो उनका हम सारा कुछ यही एडवाइस करते हैं। हमारे वीक में अलवर से गाड़ी आती है, उसी गाड़ी में हम मरीजों को आँख बनवाने के लिए हमारे जो सेकेंडरी सेंटर है अलवर वहाँ पे भेजते हैं। लंबे समय से ये सेवाएं दे रहा है डॉक्टर शराब चैरिटेबल हॉस्पिटल। हम जगह जगह गाँव में, कम्युनिटी में जो गरीब लोग हैं उनके लिए निःशुल्क नेत्र जांच कैंप भी करते हैं। उसमें जैसे आज डॉक्टर सरजीत जी ने जो वृद्धाश्रम की स्थापना के उपलक्ष्य में करवाया है, यहाँ पे लगभग 125 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसमें करीब 40 ऐसे लोग हैं जिनकी मोतियाबिंद के लिए चिन्हित किया गया है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।